परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए कुछ कुछ बहुत ही दिलचस्प विजुअल नोट्स हैं। इनमें भारत के संविधान के जो सबसे मुश्किल लगने वाले अनुच्छेद हैं ना, उन्हें याद करने के लिए मज़ेदार ट्रिक्स और तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। तो आज का हमारा मिशन है इन नोट्स की गहराई में जाना और ये देखना कि क्या ये अनोखी तरकीबें सच में संविधान जैसे जटिल विषय को आसान और यादगार बना सकती हैं। चलिए इस पूरी जानकारी को जरा खोल कर देखते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये नोट सिर्फ जानकारी नहीं देते बल्कि उसे याद रखने का एक तरीका भी सिखाते हैं। ये एक तरह से विजुअल शॉर्टकट हैं जो सीधे दिमाग में छप जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये शॉर्टकट हमें संविधान की आत्मा तक ले जा सकते हैं? बिल्कुल, आज यही पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां देश के कानून बनते हैं, भारत की संसद। इन नोट्स के मुताबिक संसद के 3 मुख्य अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और इन तीनों से जुड़े अनुच्छेदों को याद रखने के लिए एक बहुत ही सरल और मजेदार शब्द दिया गया है, सरला। सरला नाम तो काफी सरल है। हाँ, और ट्रिक भी उतनी ही सरल है। देखिए, स से संसद, जिसका जिक्र है अनुच्छेद 79 में। फिर र से राज्यसभा यानी उच्च सदन, यह है अनुच्छेद 80। और आखिर में ल से लोकसभा मतलब जनता का सदन, यह है अनुच्छेद 81। 79, 80, 81 एक ही शब्द में तीनों क्रम से याद हो गए। और ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, इसमें एक तार्किक क्रम भी छिपा है। पहले अनुच्छेद 79 में आप पूरे संसदीय ढांचे की स्थापना करते हैं। फिर आप अनुच्छेद 80 में उच्च सदन मतलब राज्यों की परिषद को जगह देते हैं, जो हमारे संघीय ढांचे का प्रतीक है। बिल्कुल। और फिर अनुच्छेद 81 में आप उस सदन की बात करते हैं जो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लोकसभा। तो ये ट्रिक न केवल नंबर याद कराती है बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे की नींव को भी दर्शाती है। अच्छा, अब इन नोट्स में एक बड़ा सा चार्ट है, एक माइंड मैप जैसा। इसमें कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद तस्वीरों के साथ हैं। सबसे पहले मेरी नजर जा रही है अनुच्छेद 72 पर, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इसके साथ एक तस्वीर बनी है जिसमें 2 लोग हाथ मिला रहे हैं और लिखा है माफ करो भाई। कितना सीधा और सरल तरीका है समझाने का। माफ करो भाई कहने में जितना आसान लगता है, ये राष्ट्रपति की उतनी ही गंभीर न्यायिक शक्ति है। इसके तहत वो किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को मतलब पूरी तरह माफ कर सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं या उसकी अवधि कम कर सकते हैं। ये शक्ति न्याय प्रणाली में एक मानवीय पहलू जोड़ती है, ताकि किसी भी तरह की न्यायिक त्रुटि या बहुत कठोर सजा से बचा जा सके। सही। इसी चार्ट में अगला है अनुच्छेद 76, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तस्वीर में एक वकील की पारंपरिक विग और कानून की मोटी मोटी किताबें हैं। तो क्या ये सरकार के पर्सनल वकील हुए? एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा पद है। महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। ये किसी भी संसदीय समिति में बोल सकते हैं, बस वोट नहीं कर सकते। इनका काम ये सुनिश्चित करना है कि सरकार के सभी काम कानूनी और संवैधानिक दायरे में हों। और फिर आता है एक बड़ा ही दिलचस्प अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति का अध्यादेश। इन नोट्स में इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, 1 2 3 गो या 1 2 3 जादू। मतलब जब संसद सत्र में न हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति चुटकी बजाते ही एक अस्थायी कानून बना सकते हैं। हाँ, ये राष्ट्रपति की एक असाधारण विधायी शक्ति है। मान लीजिए देश पर कोई अचानक संकट आ गया और संसद की बैठक बुलाने में समय लगेगा, तब ये शक्ति काम आती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? मतलब क्या सरकारें संसद को नजरअंदाज करने के लिए इसका बार-बार इस्तेमाल कर सकती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बारे में सोचा था। इसीलिए उन्होंने इसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगाया है। ये अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। जैसे ही संसद की अगली बैठक शुरू होती है, सरकार को उस अध्यादेश को 6 हफ्तों के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। ये प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद के पास ही रहे। वाह, मतलब जादू है पर उसकी भी एक समय सीमा है। अब एक और मजेदार ट्रिक है अनुच्छेद 112 के लिए, जो बजट से जुड़ा है। ट्रिक है,
12 महीने का हिसाब = 112। ये तो कोई भी याद रख सकता है, पर इन नोट्स में एक छोटी सी बात लिखी है कि संविधान में बजट शब्द है ही नहीं। बिल्कुल सही। ये एक बहुत दिलचस्प तथ्य है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। बजट तो एक आम बोलचाल का शब्द है। संवैधानिक भाषा बहुत सटीक होती है। ये विवरण सरकार की पूरे साल की अनुमानित आमदनी और खर्च का एक विस्तृत लेखा जोखा होता है, जिसे संसद के सामने रखना अनिवार्य है। ये सरकार की वित्तीय जवाबदेही का सबसे बड़ा दस्तावेज है। ठीक है, तो संसद बन गई, राष्ट्रपति के पास कुछ खास शक्तियां भी है, लेकिन संसद असल में काम कैसे करती है? क्या इसके लिए भी कोई ट्रिक्स है? हाँ, बिल्कुल है। संसदीय प्रक्रिया अपने आप में एक जटिल विषय है। देखते हैं ये नोट्स इसे कैसे आसान बनाते हैं। यहाँ है अनुच्छेद 85, जो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से जुड़ा है। इसकी ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई। 85 से प्रत्याशी। सोचिए, जब लोकसभा भंग होती है तो क्या होता है? नए चुनाव होते हैं। हाँ, सारे प्रत्याशी फिर से चुनाव मैदान में आ जाते हैं। 85 से प्रत्याशी, ये कनेक्शन तो भूलना मुश्किल है। और ये अनुच्छेद लोकसभा के पूरे जीवन चक्र को परिभाषित करता है। राष्ट्रपति समय समय पर सत्र के लिए सांसदों को बुलाते हैं, जिसे समनिंग कहते हैं। सत्र पूरा होने पर उसकी समाप्ति की घोषणा करते हैं, जिसे सत्र अवसान या प्रोरोगेशन कहते हैं। और अंत में प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं, जिसके बाद नए चुनाव होते हैं और नए प्रत्याशी मैदान में आते हैं। अब एक बहुत ही व्यावहारिक चीज पर आते हैं, अनुच्छेद 100 यानी गणपूर्ति या क्वोरम। इसकी ट्रिक है 100 में से 10, मतलब सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 110 सदस्यों का होना जरूरी है। जैसा नोट्स में समझाया गया है, 545 सदस्यों वाली लोकसभा में कम से कम 55 सांसदों का मौजूद होना जरूरी है। अगर इतने लोग नहीं हैं, तो स्पीकर घंटी बजाते रहेंगे, लेकिन बैठक शुरू नहीं होगी। तस्वीर में भी एक खाली संसद और घंटी का चित्र बना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक जांच है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि देश के लिए इतने बड़े फैसले और कानून कुछ गिने चुने लोगों द्वारा उनकी मर्जी से न लिए जाएं। एक न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य है, जो सदन की कार्यवाही को वैधता और गंभीरता प्रदान करती है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि कोरम पूरा ही नहीं हुआ। बिल्कुल, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि महत्वपूर्ण बिलों पर बहस होनी थी, लेकिन कोरम पूरा ना होने की वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। यह दिखाता है कि सांसदों की उपस्थिति कितनी जरूरी है। तो लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग काम करते हैं, लेकिन क्या होता है जब वे किसी बिल पर सहमत नहीं हो पाते? क्या पूरा कानून ही अटक जाता है? यह एक बेहतरीन सवाल है, जो हमें अगले अनुच्छेद की ओर ले जाता है। ऐसे ही गतिरोध को तोड़ने के लिए संविधान में एक रास्ता दिया गया है। और मुझे लगता है इन नोट्स में उसका भी कोई मजेदार जुगाड़ है। हाँ, मिल गया। अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सिटिंग। इसकी ट्रिक तो सबसे शानदार है। कॉल 108 इमरजेंसी। जैसे एक्सीडेंट होने पर या किसी मेडिकल इमरजेंसी में हम एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर डायल करते हैं। हाँ, वैसे ही जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण बिल पर झगड़ा हो जाए तो एक तरह की संसदीय इमरजेंसी हो जाती है। तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों को एक साथ बैठक के लिए बुलाते हैं। ये एक दुर्लभ प्रक्रिया है। आजादी के बाद से ये केवल कुछ ही बार इस्तेमाल हुई है, जैसे दहेज विरोधी कानून या बैंकिंग से जुड़े एक बिल पर। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जिसका जिक्र इन नोट्स में भी है। इस संयुक्त बैठक को बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो शायद वही करते होंगे। नहीं, और यहीं पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अच्छा। हाँ, ये भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा की प्रधानता को दर्शाता है, क्योंकि वो सीधे जनता द्वारा चुना गया सदन है। ये एक छोटा सा तथ्य है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ये तो सच में एक दिलचस्प जानकारी है। अब बात करते हैं संसद की सबसे बड़ी शक्ति की, पैसे पर नियंत्रण। और यहाँ से तो ट्रिक्स की बौछार हो जाती हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 110, धन विधेयक या मनी बिल से। इसकी ट्रिक है नेट 10 हीरो, और साथ में 10 रुपए के नोट की तस्वीर भी है। इसमें साफ साफ लिखा है कि पैसे के मामले में लोकसभा ही हीरो है, यानी नंबर 1। और ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है। इसे पावर ऑफ द पर्स कहते हैं। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है
और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। जब लोकसभा इसे पारित कर देती है तो ये राज्यसभा के पास जाता है, लेकिन यहाँ राज्यसभा के पास शक्तियां बहुत सीमित हैं। वो इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। हाँ, ये सुझाव दे सकती है, जिसे मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर है। राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकती। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि वित्तीय मामलों में जनता की इच्छा सर्वोपरि रहे। बिल्कुल, जो लोकसभा के माध्यम से व्यक्त होती है। लेकिन कभी-कभी ये विवाद का विषय भी बन जाता है ना, कि कोई बिल धन विधेयक है भी या नहीं। बिल्कुल, ये तय करने का अंतिम अधिकार लोकसभा स्पीकर का होता है और उनके निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। कई बार विपक्षी आरोप लगाता है कि सरकार कुछ सामान्य विधेयकों को भी धन विधेयक बताकर राज्यसभा को बाईपास करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो बजट पेश होने के बाद पैसे को खजाने से निकालने की एक पूरी प्रक्रिया है, और इन नोट्स में उस प्रक्रिया के हर कदम के लिए एक ट्रिक है। जैसे अनुच्छेद 113 प्राक्कलन या एस्टिमेट्स। ट्रिक है 13 घाटा, मतलब अगर बजट का अनुमान सही से नहीं लगाया तो 13 घाटा हो जाएगा। प्राक्कलन दरअसल अनुदान की मांगे होती हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। हर मंत्रालय बताता है कि उसे अपने कामों के लिए कितना पैसा चाहिए। फिर है अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। इसकी ट्रिक है 114 गेट से बाहर। इसका मतलब है कि इस बिल के पास हुए बिना सरकारी खजाने से 1 रुपया भी गेट से बाहर नहीं निकल सकता। ये संसद की सरकार पर सबसे बड़ी शक्ति है। अगर संसद विनियोग विधेयक को गिरा दे तो सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक तरह से सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव माना जाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सरकार पैसा तभी खर्च कर सकती है जब संसद यानी जनता के प्रतिनिधि उसे अनुमति दें। आगे है अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। इसकी ट्रिक है 15 एक्स्ट्रा, जब बजट में दिया गया पैसा किसी काम के लिए कम पड़ जाए। और फिर है अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल। ट्रिक है 17 खतरा। पैसे से जुड़े मामले हमेशा खतरे से भरे होते हैं। हाँ, ये टैक्स लगाने या बदलने से जुड़ा होता है। इन सभी अनुच्छेदों का क्रम ये दिखाता है कि सार्वजनिक धन के प्रबंधन के लिए संविधान ने कितनी विस्तृत और मजबूत प्रक्रिया बनाई है। हमने देखा कि कैसे विधायिका कार्यपालिका के पैसों पर नियंत्रण रखती है। अब चलते हैं हमारे लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ की ओर, न्यायपालिका। देखते हैं न्याय के इस मंदिर के लिए क्या तरकीबें हैं। चलिए, यहाँ भी कुछ बहुत ही यादगार ट्रिक्स हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसकी ट्रिक है 1-2 का 4। ये बोलने में कितना आसान है, 1-2 का 4। इसी से सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत होती है। फिर है अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसकी ट्रिक है 29 2 9, मतलब इसके रिकॉर्ड को ना नहीं कर सकते या इसकी अवमानना नहीं कर सकते। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के 2 मुख्य मतलब होते हैं जो न्यायपालिका की गरिमा और अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। पहला कि इसके सभी फैसले, कार्यवाही और कार्य हमेशा के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं और देश की अन्य अदालतों के लिए कानून की तरह काम करते हैं। दूसरा, इसके पास अपनी या अपने से निचली अदालतों की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है। और अब सबसे मजेदार ट्रिक, ये है अनुच्छेद 143 के लिए, जिसमें राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इसकी ट्रिक है आई लव यू कोड 143। ये संविधान में कहां से आ गया? ये ट्रिक बनाने वाले की रचनात्मकता है। ये तो शायद ही कोई भूलेगा। हाँ, ये संविधान की सलाहकार शक्तियों मतलब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से जुड़ा है। जब भी राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना जरूरी है, तो वो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। वो इसे मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ये प्रावधान कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक परामर्श की व्यवस्था करता है, टकराव की नहीं। चलिए, अब हमारी सूची में आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देख ली, लेकिन सरकार जो पैसा खर्च करती है उस पर नजर कौन रखता है? इन नोट्स के मुताबिक वो है CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सरकार का पहरेदार। हाँ, सरकार का पहरेदार।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होता है। अनुच्छेद 148 में इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है और इसकी ट्रिक भी लाजवाब है। 148 में 8 का अंक है, जिसे अगर आप थोड़ा घुमा दें तो वो आंख जैसा दिखता है। सीएजी सरकार के सभी खर्चों पर अपनी आंख रखती है। सीएजी का काम सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि एक तरह से चीर-फाड़ करना है। अनुच्छेद 149 उनके कर्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करना शामिल है। वो ये जांच करते हैं कि क्या सरकारी पैसा उन्हीं कामों पर खर्च हुआ है जिनके लिए उसे मंजूर किया गया था। बिल्कुल। और अनुच्छेद 151 के तहत वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, जिसे फिर संसद की लोक लेखा समिति के सामने रखा जाता है। कई बड़े घोटालों को उजागर करने में सीएजी की रिपोर्ट्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये वित्तीय जवाबदेही की अंतिम कड़ी है। तो इन सभी ट्रिक्स और तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ है कि मुश्किल जानकारी को याद रखने के मजेदार और रचनात्मक तरीके हो सकते हैं। ये तरकीबें सिर्फ नंबर रटने में मदद नहीं करती, बल्कि हर अनुच्छेद के पीछे की कहानी और उसके काम को भी एक मजेदार तस्वीर से जोड़ती हैं, जिससे वो दिमाग में बस जाता है। बिल्कुल। ये ट्रिक्स एक दरवाजे की चाबी की तरह हैं, जो संविधान जैसे जटिल विषय को खोलती हैं। लेकिन असली समझ तब आती है जब हम दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और उस व्यवस्था को समझते हैं। इन अनुच्छेदों के पीछे छिपे लोकतंत्र, जवाबदेही और शक्तियों के संतुलन के सिद्धांतों को समझना ही असली ज्ञान है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये शॉर्टकट हमें सिर्फ परीक्षा पास करने में मदद करते हैं, या वे हमें हमारे संविधान की उस गहरी आत्मा को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, जो इन नंबरों और शब्दों के पीछे छिपी है।